नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज का विषय क्या है। जी हाँ, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं या चर्चा करने वाले हैं समास पे। तो चलिए बिना देर किए हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज का विषय समास। सबसे पहला जो समास में हमें समझना हो ये है कि समास का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ अगर आप लोग देखें तो इसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, छोटा करना। ठीक है ना। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो कह सकते हैं कि समास जो है वो संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। क्लियर एकदम। आगे बढ़ते हैं, इसकी परिभाषा भी जान लेते हैं हम। इसकी परिभाषा कुछ इस तरह है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो सार्थक शब्द बनते हैं उसको समास कहते हैं। ठीक है ना। अब जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है वो ये कि समास के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों जान लीजिए, समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये 6 भेद हैं। 6 भेदों को आप लोग अब एक एक करके अब हम लोग ये करेंगे कि किसकी क्या विशेषता है, कैसे पहचानेंगे कौन सा समास क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अव्ययी भाव समास पे। अव्ययी भाव समास की जो परिभाषा वो कैसे है कि इसका पहला पद प्रधान होता है ना, वो अव्ययी भाव समास है। या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जिसका पहला पद अव्यय हो वो अव्ययी भाव समास है। ठीक है। लेकिन ट्रिक क्या है, नया क्या है, ये तो किताब में भी आप लोग पढ़ लोगे। हम क्या आपको नया सिखा रहे हैं। तो मेरी ओर से जो नया आप लोग ट्रिक के तौर पे याद रखो, ये रखो कि इसका जो पहला पद होता है ना वो छोटा होता है, याद रखना। दूसरी जो ट्रिक है इसकी कि इसका पहला पद ज्यादातर मैक्सिमम समय में इसका समास में अव्ययी भाव में उपसर्ग आता है। ठीक, उपसर्ग जो शब्दों के पहले लगता है। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे प्रतिकूल, प्रतिवर्ष, यथासंभव, आमरण। इसमें देखिए प्रति, यथा, आ, ये सारे उपसर्ग हैं, इसलिए यहां पे ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो भाग है, भेद है, प्रकार है, वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पारंपरिक जो परिभाषा पढ़ लेते हैं पहले, क्या होती है इसको पहले जान लें। इसकी जो पारंपरिक जो परिभाषा वो कुछ इस तरह है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है ना, तथा दोनों पदों के बीच क्या होता है, जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है, उसे ही हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब चलिए इसको कुछ उदाहरण और कौन कौन से कारक चिन्ह उसको जान लेते हैं। इसके जानने के पहले हम लोग ये जान ले तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं दोस्तों। कितने? 6 भेद। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, जिसमें का लोप होता है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, देखिए का लोप हो गया, हुआ ना। दूसरा करण तत्पुरुष, जिसमें से के द्वारा का लोप होता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा, से का लोप हो जाएगा। ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त, यहां देखिए से का लोप हो गया। ठीक है ना। उसी तरह संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है और अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है ना। जैसे कि हम बोले कि जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी, तो के लिए जो है क्या है, वो कारक चिन्ह है जिसका लोप करके जेब घड़ी बना है। क्लियर एकदम। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है इसको अच्छे से समझें। पहले परिभाषा जान लेते हैं हम लोग। परिभाषा कुछ इस तरह है, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। लेकिन इसमें ट्रिक क्या, आप कहोगे कि सर आप नया क्या सिखा रहे हैं, भी तो वही पारंपरिक रूप से जो परिभाषा आपको बता रहे हैं। तो नया आपको बता रहा हूं, नोट डाउन कीजिए। नया ये है दोस्तों, इसमें ये ट्रिक है, याद रखिए कि समास विग्रह जब भी आप कर रहे हो और उस समास विग्रह में 2 शब्दों को ध्यान रखिए, के समान और है जो। देखिए मैं लिख रहा हूं, के समान और है जो, ये 2 शब्द से बने हुए जो भी समास विग्रह जब भी करते हैं, के समान है जो जब भी आए तो समझिए कर्मधारय समास है। नहीं समझे? कोई नहीं,
चलिए कुछ उदाहरण देते हैं, देखिए कैसे आप समझ जाइएगा। मान लीजिए एक उदाहरण, महाकवि, महान है जो कवि। अभी मैंने बताया के समान और है जो, तो ये जो है महान है जो कवि है जो आया ना, तो क्या हो गया? कर्मधारय समास। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, के समान, कमल के समान नयन में के समान आया तो क्या होगा? कर्मधारय समास। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास सबसे आसान, ये जो समास का भाग है, भेद है। इसमें सिर्फ एक बात आप लोग याद रखिए कि इसका पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। कैसे? जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 संख्यावाचक, तो ये द्विगु समास हो गया। जैसे अब त्रिफला, 3 फलों का समाहार, 3 फलों का समाहार। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो क्या होते हैं? द्वंद्व समास कहलाते हैं। लेकिन आप फिर वही बात कि सर इसमें ट्रिक क्या है, तो ट्रिक कुछ इस तरह है बच्चों इसमें कि इसमें 2 ट्रिक याद रखिए आप। एक कि जहां पे भी समास विग्रह करते समय और या एवं आए, वहां पे आप क्या कीजिएगा? समझ जाइएगा कि द्वंद्व समास है, पहला। दूसरा ट्रिक ये है कि इस समास को जब भी आप कर रहे हैं तो देखिएगा कि समास के दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, पहला पद और दूसरा पद, ये दोनों पद एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उल्टा होता है, विपरीत, विलोम। ठीक? जैसे भाई बहन, माता पिता, रात दिन, भाई और बहन, माता और पिता, ये देखिए और का लोप हो रहा है। भाई बहन उल्टा है ना, माता पिता उल्टा है ना एक दूसरे के, यहां पे क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। अब हम पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास। ये आखिरी समास अच्छे समझिए। इसमें क्या है कि ये एक ऐसा समास है जिसमें प्रथम पद ना तो प्रधान होता है ना तो दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। उसे हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। कैसे? कुछ इस तरह से, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ किसको कहते? नीला कंठ किसका है? शिव भगवान का, है ना। अगला देखिए, जैसे एक और उदाहरण लीजिए, चक्रधर, चक्र धारण करते हैं जो, कौन? विष्णु भगवान। तो देखिए पहला पद चक्र और धर, ये दोनों, पहला और दूसरा दोनों प्रधान नहीं है, ये किसी तीसरे को संकेत किया, विष्णु या शिव भगवान की तरफ, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है? उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।